वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और जिसका टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो पहले जान लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, यानी व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं घर आ रहा हूँ, तो ये व्यवस्थित समूह है, सार्थक शब्दों का है। मैं का भी मतलब है, घर का भी मतलब है, आना का भी मतलब है ना। तो इस तरह से सार्थक शब्द हों और वो व्यवस्थित हों तो वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग हैं, एक तो उद्देश्य है और दूसरा विधेय। जैसे आप लोग इंग्लिश में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ते होंगे, उसी प्रकार से हिंदी में उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ भी बताया जाता हो। जैसे लड़का गया, तो उद्देश्य कौन हुआ? लड़का। और काम उसने कौन सा किया? जाने का। तो ये विधेय हो जाएगा। तो विधेय क्या होता है कि वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे लड़का गया, तो लड़के ने जो भी काम किया, लड़के के बारे में बता रहे हैं कि वो चला गया, वो गया, तो यहाँ पर जो गया होगा वो विधेय होगा और जो लड़का होगा वो उद्देश्य होगा। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो हमारे कोर्स में जो 10th क्लास का कोर्स है उसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो हम इसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो वाक्य होता है वो सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक ही उद्देश्य होगा और एक ही काम होगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसान खेत में हल चलाते हैं, तो यहाँ पे क्या है? किसान खेत में हल चला रहे हैं, तो यहाँ पे एक उद्देश्य किसान है और हल चलाना विधेय उसका काम हो जाएगा। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो अध्यापक क्या है? अध्यापक उद्देश्य हो गया और छात्रों को पढ़ाना विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। वो समुच्चय बोधक अव्यय कौन होते हैं? और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, चाहे, नहीं तो, अन्यथा, लेकिन, वरना, किंतु, परंतु, या आदि समुच्चय बोधक अव्यय से संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं। जहाँ पर ये सब शब्द आपको मिल जाते हैं वहाँ पर आप पहचान जाइए कि ये संयुक्त वाक्य होता है। जैसे लड़के मैदान में गए और क्रिकेट खेलने लगे। तो दो काम हुए इसमें, एक तो लड़के मैदान में गए और दूसरा लड़के क्रिकेट खेलने लगे। तो यहाँ पर और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। वह बुखार से पीड़ित है अतः कार्यालय आने में असमर्थ है। यानी किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो बुखार से पीड़ित है, परेशान है, इसलिए वो कार्यालय आने में असमर्थ है, या अतः कार्यालय आने में असमर्थ है। तो इसलिए यहाँ पे भी संयुक्त वाक्य होगा। तो ये आप लोग, ये जो मैंने शब्द बताए हैं इनको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा वाक्य है। अब नेक्स्ट है तीसरा प्रकार, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है, इसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं उस अध्यापक से मिला था जिससे
राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो इसमें एक प्रधान है और एक आश्रित। तो मैं उस अध्यापक से मिला था, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अध्यापक ने सोनू से कहा कि वह कक्षा से बाहर चला जाए। तो यहाँ पे अध्यापक ने सोनू से कहा कि वह कक्षा से बाहर चला जाए, तो की के बाद जो भी होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा, और जो पहले वाला है वो प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य है। अब मिश्र उपवाक्य जो हैं वो कुछ समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे प्रायः मतलब उपवाक्य कि, जो, जहाँ, तब, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अव्यय इनमें आपको मिलेंगे। जहाँ पर ये शब्द आपको मिल जाए वहाँ पे आप तुरंत पहचान जाइए कि ये मिश्र वाक्य होगा। और जब आप सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, तब भी आप इन्हीं शब्दों को जोड़कर आप मिश्र वाक्य बनाएंगे, या आप कॉमा लगा के भी मिश्र वाक्य बना सकते हैं। उपवाक्य के भेद। अभी हमने ऊपर 2 उपवाक्य पढ़े थे, एक तो प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मुख्य या प्रधान उपवाक्य आखिर होता क्या है। वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है, अर्थात जिस पर वाक्य का अर्थ टिका होता है, उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यानी ये प्रधान उपवाक्य हुआ कि वर्षा होने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला वैसे ही वर्षा होने लगी। तो ये वर्षा होने लगी जो यहाँ पर है, ये आपका प्रधान उपवाक्य होगा। और ज्यों ही वह घर से निकला, ये आश्रित उपवाक्य होगा। तो देख लेते हैं आश्रित उपवाक्य क्या होता है। वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के सहायक होते हैं तथा अर्थ को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं या सहायक होते हैं, आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हम संज्ञा उपवाक्य के बारे में जानते हैं क्या है कि वाक्य की संज्ञा, वाक्य में जो होते हैं वो वाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं, ये संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। और जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं ना, ये की समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। आपको की समुच्चय बोधक जरूर मिलेगा, वहाँ पे आप पहचान जाइए कि संज्ञा उपवाक्य होगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों से कहा कि आज कहानी सुनाएंगे, तो यहाँ पे आप तुरंत जान जाइएगा कि संज्ञा उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि ये की समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है। विशेषण उपवाक्य, तो मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जो वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरे पास एक रेडियो है जो बहुत पुराना है। तो यहाँ पे रेडियो की विशेषता क्या है कि वो बहुत पुराना है, इसलिए जो बहुत पुराना है ये विशेषण उपवाक्य होगा। अब विशेषण उपवाक्य की और भी पहचान है, क्या है कि विशेषण उपवाक्य जो होते हैं वो कुछ शब्दों से जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे जिसे, जिस, जिसने, जिसका, जिसमें, जो, जिस पर आदि का प्रयोग होता है। जहाँ पर ये शब्द आपको दिखाई दें वहाँ पर आप पहचान जाइए कि विशेषण उपवाक्य होगा। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण, वैसे तो जानते ही हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वो ये जब उपवाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो किसकी विशेषता बताएगा? तो मुख्य उपवाक्य की क्रिया के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देने वाले जो उपवाक्य होते हैं वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे
जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए। तो यहाँ पे उत्सव समाप्त होने की विशेषता क्या है? जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ वैसे ही सब लोग घर चले गए। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। इसमें एक पहचान है बहुत अच्छी सी कि इसमें आपको क्या होगा, जहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा तो क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, रीति, दिशा, कारण आदि की सूचना हमें मिलती है। जहाँ पर आपको क्रिया के होने का समय बताया जाए, स्थान बताया जाए, रीति बताया जाए, दिशा बताई जाए, कारण बताया जाए, वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो ये था आपका रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और तो ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।